हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूं एक नया सेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक साक्ष्यों की। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं, जिसमें पहला था साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी व्यक्तियों का विवरण। तो इस प्रकार से हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जो कि हमें विभिन्न पुराणों और वेदों के बारे में बताते हैं और उस समय की संस्कृति और कलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? वे साक्ष्य जो किसी कालक्रम की सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वो सभी पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जिसमें हमारे मुख्यतः होती है कलाएँ, स्थापत्य कला, सिक्के, मूर्तियाँ इत्यादि। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पुराने लोग होते थे वो अपने नाम से बड़े बड़े पत्थरों पर अभिलेख, शिलालेख बना लेते थे, जैसा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए थे। इसी प्रकार से जो हमारे उसी कालक्रम की सही जानकारी प्राप्त कराते हैं। इसमें लिख रहा है 300 ईसा पूर्व में भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक अभिलेख मध्य एशिया के बोगज स्थान से, जो उस समय का कोई बोगज स्थान था जो कि मध्य एशिया में है, प्राप्त होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो उस समय के प्रमुख देवी देवताओं थे, उनमें से प्रमुख देव इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरे वरुण और चौथे नासत्य आदि देवताओं के नामों का उल्लेख होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य अभिलेखों की, जो कि समय समय पर मिले हैं, जैसा कि मस्की गुर्जर अभिलेख, निट्टूर और गोदया गोलम का अभिलेख। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है। कई ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना गया है। ये जो अभिलेख हैं वो राजधर्म और राजत्व के विषय में हमें जानकारी प्राप्त कराते हैं। और ये अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अन्य अभिलेखों के बारे में, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत के अभिलेखों में मुख्यतः जो हमें लिपि पाई जाती है वो खरोष्टी लिपि पाई जाती है। देखिए, जो अशोक थे, अशोक महान जो राजा हुए थे, उन्होंने अपने अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की लिपियों का यूज़ किया था, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो इस प्रकार से ये देखिए, मुख्यतः हम ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि के बारे में हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो कि अशोक से संबंधित हैं। इसके बाद कुछ अभिलेखों में, जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस, जो हेलियोडोरस राजदूत थे, उनके अभिलेख वेसनगर, जो कि प्राचीन काल में विदिशा के नाम से जाना जाता था, वहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आता है गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस धर्म के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें भागवत धर्म से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके आगे मध्य प्रदेश का जो ऐरण अभिलेख है, वहाँ से हमें 12 प्रतिमा पर एक हूणराज तोरण, जो वहाँ का राजा था उस समय का, उसके बारे में विवरण मिलता है। उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक और उसकी राजनीतिक दशाओं के बारे में वर्णन करता है। उससे अगला है पोर्सिपोलस और बेहस्तून का अभिलेख, जो कि ईरानी सम्राट दारा थे, उनके द्वारा सिंधु नदी घाटी पर किए गए कब्जों के बारे में या अधिकार के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और हम जानते हैं कि दारा से प्रभावित होकर ही अशोक महान ने हमारे भारत में और अन्य जगह पर अभिलेख जारी करवाए थे, उन्हीं से इंस्पायर होके। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्मरणीय अभिलेखों की, जो कि हमें समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और उस अभिलेख में क्या क्या विवरण देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है
क्या किस शासक से संबंधित है? तो यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और इस अभिलेख में क्या देखने को मिलता है कि जो खारवेल शासक थे उन्होंने किन किन युद्धों का वर्णन किया है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार जगह पर है। इस अभिलेख में राजा रुद्रदामन के विषय में बताया गया है तथा यह विजयों और राजनीतिक दशाओं के चित्रण करता है। इसके बाद जो तीसरा अभिलेख है वह नासिक अभिलेख, जो कि एक नासिक स्थान है, वहाँ पर प्राप्त होता है। यह गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित बलश्री राजा से संबंधित है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की सफलताओं का विवरण मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि सातवाहन वंश में यह जो राजा थे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वो बहुत ही ज़्यादा महान राजा हुए थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक फैलाया। इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख होता है ऐहोल अभिलेख। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख है, यह एग्जामों में कई बार आ चुका है। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशन द्वितीय जो राजा थे उनसे संबंधित है। और इस अभिलेख में हमको हर्षवर्धन जो राजा थे और पुलकेशन द्वितीय जो राजा थे उनके युद्ध के विषय में जो सैनिक युद्ध हुए थे उसके विषय में जानने को प्राप्त होता है। इससे अगला मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन जो थे उनकी सैनिक उपलब्धियों का विवरण देखने को मिलता है। इससे नेक्स्ट है ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है, जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे उनसे रिलेटेड है, जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन करता है। उससे अगला हमारा नेक्स्ट है भीतरी गांव का अभिलेख। यह भी काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है। यह भीतरी गांव अभिलेख जो है वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के विषय में है, जो कि स्कंदगुप्त के जीवन के बारे में हमें बताता है। और अंतिम है देवपौड़ा अभिलेख। देवपौड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, जो कि विजयसेन की शासन की जानकारी और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराता है। तो आपने देखा यह अभिलेख जितने भी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, जो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है वह है सिक्के। जो सिक्के हैं वो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों का एक भाग होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इतिहास में हमारे पुराने ज़माने पे इसके बाद हमारे अगले पुरातात्विक साक्ष्यों की बात आती है, जो कि हैं सिक्के। सिक्कों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मुगल काल, जो बौद्ध काल या मौर्योत्तर काल या गुप्त काल, उनसे संबंधित जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए थे, उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्रकार के सिक्के जैसे तांबा, सोना, चांदी और सीसा, इन सबके सिक्कों का अपना प्रचलन किया था, जो कि उसके द्वारा हमें विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं जो उस समय से थे। तो आइए जानते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको हिंदी में हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया था एग्जाम में, और इंग्लिश में न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। ये जो शब्द है कई बार आया है पेपर में, इसको ध्यान रखना है। तो उस समय के जो सिक्के थे वो हमें अधिकतर तांबा, सोना, चांदी, सीसा आदि विभिन्न धातुओं से मिलकर बने हुए होते थे। जो आरंभ में जो सिक्के चलाए गए थे, जो प्राचीन राजाओं ने, उन सिक्कों पर हमेशा चिन्ह देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता गया और अन्य राजाओं ने अपना स्थान ग्रहण किया, तो उस समय पर उन्होंने अपने धर्मानुसार विभिन्न देवी देवताओं के चित्र अंकित कराए। जैसा कि समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे।
अब आते हैं आहत अथवा पंचमार्क सिक्कों पर। आहत और अथवा पंचमार्क सिक्कों से पता चलता है कि ये वे सिक्के होते हैं जो किसी दबाव के द्वारा या ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे उस समय पर। तो आइए जानते हैं। ये सिक्के हमेशा ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इनके जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो उस समय के भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से प्राप्त होते हैं। उन सिक्कों पर हमें विभिन्न आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र मतलब आधा चांद बना हुआ। इन सभी आकृतियां हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस काल में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। तो आइए बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मौर्योत्तर काल से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में कि सातवाहन जो शासक थे वे अपने सिक्के किस धातु अथवा पदार्थ से बनाते थे। तो उस समय सातवाहन शासक जो थे उन्होंने अपने सिक्के सीसा से बनवाए थे या सीसा का प्रचलन किया था। उससे अगला, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। देखो इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। तो आपको बता दें ये गुप्त शासकों ने जारी किए थे। एक अगला दूसरा क्वेश्चन ही बन जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। तो जो सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात आती है तो उस समय सर्वाधिक सोने के शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। और उस समय के सिक्कों से जो कुषाण शासकों ने चलाए थे उससे हमें यह पता पड़ता है जो कनिष्क राजा थे, जो कुषाण शासक थे, वो बौद्धकालीन थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जब इन सिक्कों की बात खत्म हो जाती है जो आकृतियों से संबंधित थे, उसके बाद कुछ सिक्के हमें ऐसे ही प्राप्त हुए हैं जो उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे आज के ज़माने में हमारे ज़्यादातर नोटों पर या सिक्कों पर सत्यमेव जयते भाग लिखा जाता है, जो कि हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सर्वप्रथम लेख वाले जो सिक्के थे वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, तथा जो कुछ गुप्तकालीन सिक्के हैं उन पर हमें अश्वमेघ पराक्रम शब्द देखने को मिलता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे जितनी भी करेंसी होती है, जितनी भी मुद्रा होती है, उन पर सत्यमेव जयते और भारत सरकार ये लिखा हुआ होता है। तो उसी प्रकार उस समय पर गुप्तकालीन शासकों ने अश्वमेघ पराक्रम शब्द अंकित करवाया हुआ था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में, शक मतलब जो शक जाति से संबंधित जो भी राजा थे, ठीक है, उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो बात यहाँ पर ख़त्म होती है सिक्कों के बारे में। अब अगला हमारा पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनमें आते हैं स्मारक भवन और स्थापत्य। तो आइए देखते हैं। तो प्राचीन काल में जो उस समय की स्थापत्य कला के बारे में जो वर्णन कराते हैं या जानकारी प्राप्त कराते हैं वे होते हैं स्मारक भवन। जैसा कि स्तूप की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखने को हमें मिलती है। जैसे कि बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, जैसे सांची का स्तूप है, इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम हमें जो देखने मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे भारत देश में विभिन्न तरह के मंदिर हैं। उत्तरी दिशा में अलग और दक्षिण दिशा में अलग तरह के मंदिर बने हुए हैं, और मध्य भारत में अलग तरह के। तो जिसमें से उत्तर भारत के जो मंदिर थे वे नागर शैली में बने हुए देखने को मिलते हैं, जो उस समय के शासकों ने इनका निर्माण कराया था। दूसरा, दक्षिण की ओर चलें
तो हमें वो जितने भी हमारे साउथ के जो मंदिर हैं वो हमेशा द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो दक्षिणापथ के जो मंदिर हैं वो हमें वेसर शैली में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि हमारे भारत के जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो किस शैली में हैं, किस शैली में बने हुए हैं, अथवा दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। अब बात करते हैं मंदिरों की। तो जो मंदिरों का जो निर्माण है वो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो गुप्त काल से प्रारंभ होता है, जो कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया के विषय में और भारत की संस्कृति के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ आगे। तो इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य, जैसा कि अशोक महान राजा जो थे उन्होंने बरावर की पहाड़ियाँ बनवाई। ये बरावर की पहाड़ियाँ का नाम है इनका। इसमें हमें 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जैसा सुदामा की गुफा, दूसरा कर्ण चौपड़ की गुफा और तीसरा विश्व चौपड़ी की गुफा। इसी प्रकार अशोक को देखते हुए उनके जो उत्तराधिकारी थे राजा दशरथ, उन्होंने भी लोमेश ऋषि की गुफा तथा गोपिका नामक गुफाओं से गुफा बनवाई। इसके बाद बात करते हैं कंबोडिया का जो ओंकार वाट का मंदिर है तथा जावा का बोरोबुदुर मंदिर जो है, उनसे हमें भारतीय संस्कृति का दक्षिण एशिया में प्रसार होने का पता चलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया प्राकृतिक साक्ष्यों के स्थापत्य कला के बारे में और सिक्कों के बारे में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।